हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुतार। क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशन लेक्चर नंबर 2। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनिट्स के बारे में, सिस्टम्स के बारे में, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और डायमेंशंस के बारे में। ओके। अच्छा बच्चों, डायमेंशन हमने अलग अलग क्वांटिटीज़ की फाइंड आउट की थी। कुछ बेसिक्स को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्या मेरे पास में कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं बच्चों जिनकी यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है? बच्चों ध्यान दें, क्या कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है हमारे पास में जिसकी यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है? यस, होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें सिंपल एंगल, बच्चों सिंपल एंगल थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। अगर हम लोग इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करें तो आर्क हो गया लेंथ, बच्चों थीटा इक्वल टू मेरे पास में फॉर्मूला हो गया आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हो गया बच्चों लेंथ यानी कि L और रेडियस भी कितना हो गया L। यहाँ पे L से L बच्चों कैंसिल आउट हो गया, यानी कि वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1। और किसी भी क्वांटिटी की अगर वैल्यू आपको 1 मिलती है, डायमेंशन आपको 1 मिलती है, इसका मतलब वो कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो बच्चों क्या सिंपल एंगल की यूनिट है, यूनिट लेस है? नहीं, इसकी यूनिट क्या होती है? ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और बच्चों इसकी जो यूनिट होती है उसे हम लोग बोलते हैं रेडियन। ओके। हाँ, ऐसा पॉसिबल है फिजिक्स में कि अपने पास में बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो यूनिट, जिनकी यूनिट तो है बट वो कैसी है? डायमेंशन लेस है। सेकंड हम लोग इसका एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अगर हम लोग बात करें इसकी यूनिट की तो बच्चों इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। और ये भी कैसी क्वांटिटी है बच्चों? ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो बच्चों ध्यान रखिए, क्वांटिटीज ऐसा पॉसिबल है कि क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन होता है बट यूनिट नहीं होता है, ऐसी क्वांटिटीज पॉसिबल है। एग्जाम्पल सिंपल एंगल एंड सॉलिड एंगल। गॉट इट? अच्छा बच्चों, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस ऐसी क्वांटिटीज है जो जिनकी डायमेंशन तो है बट यूनिट नहीं है? जिनके डायमेंशन तो है बट यूनिट नहीं है? नो बच्चों, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट नहीं है तो ऑलवेज कैसी होती है? वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। बच्चों ध्यान दे, अगर कोई भी क्वांटिटी यूनिट लेस है तो ऑलवेज हमेशा कैसी होगी? वो डायमेंशन लेस होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें हम लोग साइन थीटा, बच्चों साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि यहाँ पे लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये कैसी क्वांटिटी मिल गई आपको? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे थीटा जो है, साइन थीटा एक फंक्शन है बच्चों, और साइन थीटा की आपको जो वैल्यू मिलती है साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो उसकी वैल्यू आपको कितनी मिलती है? 1/2 √3/2 1/√2, मतलब आपको एक कांस्टेंट मिलता है ऑलवेज। ठीक है, तो यानी कि ये कैसी क्वांटिटी है? यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा एक कैसी क्वांटिटी है? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी है। ओके। तो जो क्वांटिटी यूनिट लेस होती है वो ऑलवेज डायमेंशन लेस होती है, लेकिन जो क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो क्वांटिटी ऑलवेज कैसी हो बच्चों? यूनिट लेस हो। ओके, तो ये जरूर ध्यान रखना। ये हमने बेसिक बात की, किसकी? हमने बेसिक बात की बच्चों यहाँ पे डायमेंशन की। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बच्चों होमोजेनिटी वर्ड कहाँ से आया है? होमोजेनिटी जो वर्ड आया है बच्चों वो आया होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बच्चों? एक जैसा। एक जैसा। अगर हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री में होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? एक जैसा होता है। हम लोग जो मिलाते हैं, जो मिक्स करते हैं, अगर हम लोग इक्वली मिक्स कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो बच्चों होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेट which has सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। बच्चों होमोजेनिटी क्या कहता है कि हम लोग केवल उन्हीं क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं
और इक्वेट यानी इक्वल में रख सकते हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। हाँ, मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ का जिनका डायमेंशनल फार्मूला डिफरेंट होता है, उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन उनको हम लोग कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है 1 किलोग्राम। ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 किलोग्राम, ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी है, ऑब्जेक्ट का मास बोल दिया मैंने 1 किलोग्राम और उसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट का मास और लेंथ 1 + 2 3 मीटर है? क्या उस ऑब्जेक्ट के मास में हम लोग उस लेंथ को ऐड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा हम लोग कभी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या हम लोग कभी ऐसा बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर = 100 सेकेंड्स? 1 किलोमीटर = 100 सेकेंड्स। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं लेंथ की, इक्वल टू हम लोग रख रहे हैं इसके टाइम सेकेंड्स। तो क्या कभी ऐसे पॉसिबल है कि एक लेंथ एक टाइम के इक्वल हो? नहीं, 1 किलोमीटर = 100 सेकेंड्स नहीं होते हैं। यानी कि ना तो हम लोग क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, ना हम लोग क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना हम लोग क्वांटिटीज़ को इक्वेट कर सकते हैं। किन क्वांटिटीज़ को? जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं होता, ठीक है, जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं होता। हाँ, डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं स्पीड = मीटर पर सेकंड, तो मीटर अलग डायमेंशनल क्वांटिटी है, सेकंड अलग डायमेंशनल क्वांटिटी है, आपने डिवाइड कर दिया, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप कभी प्लस नहीं कर पाओगे, माइनस नहीं कर पाओगे और इक्वेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कहीं भी आपको क्वांटिटीज़ को ऐड करना है तो आप तभी ऐड कर पाओगे जब दोनों क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। और इस टाइप की न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी अपने को इक्वेशंस गिवन है या जो भी अपने को क्वांटिटीज़ गिवन है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उनको अलग अलग कर लेते हैं प्लस और माइनस में। या तो इक्वल कर दीजिए, या फिर प्लस कर दीजिए, या फिर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। और जिन दो क्वांटिटीज़ के बीच में प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम है। माइनस का साइन आ रहा है तो भी उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम है। इक्वल टू का साइन आ रहा है तो भी उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम है। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों एग्जांपल से। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सपोज करो मुझे एक इक्वेशन गिवन है f = ax + bt²। f = ax + bt²। बच्चों यहाँ पे f स्टैंड्स फॉर, f यहाँ पे क्या है, f यहाँ पे फोर्स है, x हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस है, या फिर आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट है, और t यहाँ जो है इसे हम लोग बोल सकते हैं टाइम। t यहाँ पे क्या है बच्चों, टाइम है। आपको फाइंड आउट करना है कि a एंड b का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। a और b का डायमेंशनल फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे ये क्या हो गया, f क्या हो गया, फोर्स हो गया। अच्छा, फोर्स के इक्वल हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, फोर्स के इक्वल हम लोग फोर्स ही तो पुट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो ये 10 न्यूटन है, सपोज करो बच्चों ये कितना है 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन को मैं क्या कह सकता हूँ, 10 न्यूटन को मैं कह सकता हूँ 3 न्यूटन प्लस क्या कह सकता हूँ 7 न्यूटन। 10 न्यूटन = 3 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन। यानी कि यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन आया, ये क्या है, न्यूटन फोर्स हो गया। इक्वल टू तभी आएगा जब ये भी क्या होगा, फोर्स होगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखो 3 न्यूटन यानी फोर्स प्लस 7 न्यूटन यानी फोर्स के अंदर आपने किसको ऐड किया, फोर्स को ऐड किया है। यानी कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ f इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ax इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ bt²। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो f का डायमेंशनल फार्मूला होगा बच्चों वो किसका होगा, a × x का डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ f विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a × x। ओके, अच्छा बच्चों f फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, m1 L1t-2। अब ये कैसे आया सर, तो इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए प्लीज़ आप मेरे इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 1 को ज़रूर देखें। ओके, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m1 L1t-2 इक्वल टू a का डायमेंशनल फार्मूला अपने को फाइंड आउट करना है। और बच्चों x क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है L1। ओके, तो बच्चों यहाँ से L से L कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि a का जो डायमेंशनल फार्मूला आ गया बच्चों वो आ गया m1t-2। तो ये किसका मिल गया मुझे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बच्चों, जो f का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही किसका होगा, bt² का। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो ax का डायमेंशनल फार्मूला होगा, बीच में प्लस आ गया, तो जो ax का होगा वही किसका होगा बच्चों, bt² का होगा। ओके,
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डायमेंशनल फार्मूला एफ का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला किसका होगा बच्चों, वही डायमेंशनल फार्मूला होगा बी टी स्क्वायर का। अगर एफ का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिखें तो ये हो गया m1l1t-2 इक्वल टू बी का आपको फाइंड आउट करना है, और टी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो गया बच्चों t2। हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करें, ये मिल गया अपने को m1l1, ये t2 जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो ऊपर पावर होगी तो कितना हो जाएगा -2, ऑलरेडी -2 है तो ये कितना हो गया -4, यानी कि यहाँ से b का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा बच्चों वो कितना आएगा m1l1t-4। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है p + a/v² इंटू v - b इक्वल टू r इंटू टी। p स्टैंड्स फॉर प्रेशर, v वॉल्यूम, r होता है गैस कांस्टेंट एंड t होता है बच्चों टेम्परेचर। मतलब ये जो इक्वेशन होती है इसे हम लोग बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको a और b का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है, a और b का जो डायमेंशनल फार्मूला है उसे आपको फाइंड आउट करना है। प्लीज़ आप इस लेक्चर को एक बार पॉज कीजिए, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, आइए बच्चों हम लोग सॉल्व करें इसको। p + a/v²। बच्चों यहाँ देखिए इन दो क्वांटिटीज के बीच में प्लस का साइन आ गया, मतलब इनको हम लोग तभी ऐड कर पाएंगे जब इन दोनों क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। इसका मतलब जो डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला किसका होगा बच्चों a/v² का। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ p विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a/v², a/v²। ओके, अच्छा प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है m1l-1t-2 इक्वल टू a कांस्टेंट हो गया आपका, और v यहाँ पे क्या है बच्चों वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला होता है L3 मीटर क्यूब L3, और L3 का अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करें तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी बच्चों L6। ओके, तो यहाँ से a का डायमेंशनल फार्मूला क्या मिल जाएगा मुझे, a का मिल जाएगा m1 l की पावर -1 + 6, -1 + 6, तो ये मिल गया आपको l की पावर -6 - 1 + 5 एंड t-2। तो a का डायमेंशनल फार्मूला मुझे मिल गया m1l5t-2। गॉट इट। नाउ अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे b का। बच्चों देखिए आपको हमेशा क्या देखना है, आपको प्लस और माइनस साइन को देखना है। आप v में से b को माइनस कर रहे हैं, आप वॉल्यूम में से किसी क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं, तो वॉल्यूम में से हम लोग किसको माइनस कर सकते हैं बच्चों, वॉल्यूम में से हम लोग केवल वॉल्यूम को तो माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब जो v का डायमेंशनल फार्मूला होगा बच्चों वही किसका होगा, b का भी होगा, यानी कि b का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, L3 के इक्वल होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमें गिवन है y = a sin ωt - kx, y = a sin ωt - kx, इट इज कॉल्ड ओमेगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे जो y है इसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, y यहाँ पे हो गया डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। k जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है। ओमेगा को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एंगुलर स्पीड बच्चों, ओमेगा को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एंगुलर स्पीड। अच्छा t जो है इसे हम लोग बोलते हैं टाइम। x यहाँ पे क्या है बच्चों, x और y दोनों यहाँ पे डिस्टेंस है। आपको फाइंड आउट करना है डायमेंशनल फार्मूला, एक तो कैपिटल A का, एक ओमेगा का, और एक इसका फाइंड आउट करना है यहाँ पे k का। ओके, कैपिटल A का, ओमेगा का और k का। आइए बच्चों सॉल्व करें इसको। बच्चों आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे फंक्शंस ऑलवेज कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, डायमेंशन लेस होते हैं। यानी कि यहाँ पे साइन के साथ में ऑलवेज क्या आता है, साइन के साथ में ऑलवेज थीटा आता है, एंगल आता है। और एंगल कैसी क्वांटिटी है बच्चों, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और आप ये कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है उसकी डायमेंशन हम लोग हमेशा किसके इक्वल पुट करते हैं बच्चों, 1 के इक्वल पुट करते हैं। यानी कि अगर यहाँ से हम लोग बात करें ओमेगा टी माइनस के एक्स की जो डायमेंशन होगी वो कैसी होगी, 1, यानी कि डायमेंशन लेस होगी। ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, इक्वल टू का साइन आ गया। इक्वल टू का साइन तभी आएगा जब ये वाली क्वांटिटी अगर डायमेंशन लेस है तो के एक्स भी कैसी होगी बच्चों, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। या फिर आप कह सकते हैं कि के एक्स की जो डायमेंशन है वो कैसा होगा, 1 के इक्वल होगा। और आपने माइनस किया है ओमेगा टी में से के एक्स को, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि आप माइनस तभी कर
पाओगे जब इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ओमेगा टी भी कैसा हुआ बच्चों, डायमेंशन लेस हुआ। समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे k का फॉर्मूला। तो k इक्वल टू यहाँ पे हो गया बच्चों 1/x, और x यहाँ पे क्या है, मेरा डिस्टेंस, और डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है l। तो यानी कि k का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो कितना हो गया l-1। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ओमेगा इक्वल टू मिल गया आपको 1/t, और t कैसा है, टाइम है, तो टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो 1/T। तो यहाँ से ओमेगा का कितना मिल गया बच्चों, ओमेगा का मिल गया आपको t⁻⁻1। ओमेगा मिल गया मुझे, k मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल A। अच्छा बच्चों, मैंने कहा कि ये जो पूरी क्वांटिटी है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पूरी क्वांटिटी कैसी है बच्चों, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन कितना है, 1 है। तो अगर इसका डायमेंशन पूरे का 1 हो गया तो y का डायमेंशन किसके इक्वल होगा बच्चों, a के इक्वल होगा। तो यानी कि y का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो a के इक्वल होगा, और y क्या यहाँ पे, y यहाँ पे डिस्टेंस है। इसका मतलब a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बच्चों वो किसके इक्वल हो गया, L1 के इक्वल हो गया। ओके, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन का लेवल हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब आपको इक्वेशन गिवन है अल्फा इक्वल टू एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर लॉग 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे जो f है इसे हम लोग बोलेंगे फोर्स है, और v जो है ये कैसा है, ये स्पीड है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको फाइंड आउट करना है अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला, अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, ध्यान देना कि जो मेरे पास में लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं यानी कि जो log x होता है, या फिर मेरे पास में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं यानी e रेज़ टू पावर x और e रेज़ टू पावर y, ये जो फंक्शंस होते हैं बच्चों ये हमेशा कैसे होते हैं, ये डायमेंशन लेस फंक्शंस होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि log फंक्शन बोल दीजिए या फिर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल दीजिए, ये फंक्शन ऑलवेज कैसे होते हैं, ये फंक्शन ऑलवेज डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन डायमेंशन लेस हो गया इसका मतलब ये हुआ कि log के साथ में जो भी है बच्चों वो हमेशा कैसा होगा, वो डायमेंशन लेस होगा। और जब भी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है तो हम लोग उसकी डायमेंशन हमेशा किसके इक्वल पुट करते हैं बच्चों, 1 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू कितना पुट करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग 1। तो यहाँ से 2 पाई बच्चों कांस्टेंट है, इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज रखेंगे। तो इसका कोई डायमेंशन हम लोग नहीं लिखते हैं कांस्टेंट का, उसका डायमेंशन लेस होता है, वो हमेशा कितना पुट करते हैं 1। तो यानी कि यहाँ पे बीटा का जो डायमेंशन होगा बच्चों वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी स्क्वायर के इक्वल। और स्पीड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m0l1t-1 का होल स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये आएगा l2t-2। तो बीटा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे मिल गया वो मुझे मिल गया l2t-2। ओके, चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करें। अब ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है बच्चों इसका पूरा डायमेंशन कितना हो गया, 1, यानी कि ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसका मतलब अल्फा और इक्वल टू आ गया, मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होगा, वो अल्फा के इक्वल होगा। तो अब ये कह सकते हैं कि अल्फा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, चलो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। अल्फा इक्वल टू फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1l1t-2 इंटू बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए v स्क्वायर यानी कि स्पीड का स्क्वायर। अच्छा बच्चों यहाँ पे बीटा का किसके इक्वल है, बीटा का v स्क्वायर के इक्वल पुट है। तो अब ये भी कह सकते हो देखिए आप बीटा को हम लोग लिखें अगर v स्क्वायर, बीटा को हम लोग लिखें यहाँ पे b स्क्वायर, तो v स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक v स्क्वायर से नीचे v स्क्वायर बच्चों कैंसिल आउट हो गया, एक v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि नीचे मेरा यहाँ पे कितना रह गया बच्चों, v का स्क्वायर। और v स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है l2t-2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो फाइनल आंसर आएगा m1 l1-2 l-1t-2 प्लस 2 यानी कितना हो गया t0। तो अल्फा का हो गया m1 l-1t0। ओके बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 2 में। आइंस्टाइन की एक बहुत फेमस इक्वेशन है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की इक्वेशन है, आइंस्टाइन ने एक बात बताई जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूवेबल कंडीशन में होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो
उससे क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट का मास ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज होता है। हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब है क्योंकि आपने आज तक ये पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी वेरी नहीं करता, लेकिन बच्चों वेरी करता है, वो वेरी करता है। लेकिन कब ये सब चीज़ें अपने कब देखने को मिलती है, जब उस ऑब्जेक्ट की साइज़ कैसी हो बच्चों, नेग्लिजिबल हो, और उसकी स्पीड कैसी हो, बहुत ज़्यादा हो। सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्पीड दें, अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्पीड दें तो जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इससे उसका मास क्या करेगा, वेरी करेगा। ये बात हमें बताई थी किसने, आइंस्टाइन ने, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था, क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो m है इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट का मास, किस कंडीशन में, जब वो ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में होता है। m नॉट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास, यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसका मास कितना होगा, उसे हम लोग बोलते हैं उसका रेस्ट मास। और v होता है यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मेरी एक टर्म मिस कर रही है, मतलब इस इक्वेशन में मैं एक टर्म को लिखना भूल गया हूँ, और वो टर्म है c, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस टर्म को मुझे कहाँ पुट करना चाहिए, इस टर्म को मुझे कहाँ पे पुट करना चाहिए। ओके, चलिए बच्चों सॉल्व करें हम लोग इसको। देखिए बच्चों, ये मास इक्वल टू, ये पूरी क्वांटिटी कैसे मिलनी चाहिए आपको, मास के इक्वल। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मास है तो मास के इक्वल हमेशा क्या आएगा बच्चों, मास ही तो आएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि ये मास से ये मास कैंसिल आउट हो गया, ये मास से ये मास कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी कैसी मिलनी चाहिए आपको, डायमेंशन लेस मिलनी चाहिए। ओके, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आप 1 में से किसी क्वांटिटी को माइनस करो तो आप तभी माइनस कर पाओगे जब दोनों की डायमेंशन कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बच्चों यहाँ बताइए, ये जो 1 है, ये जो 1 है इसकी डायमेंशन कितनी है, ये तो डायमेंशन लेस है, ये तो कांस्टेंट है, 1 तो कांस्टेंट हो गया ना, तो इसकी डायमेंशन कैसी है, ये तो डायमेंशन लेस है। लेकिन ये जो स्पीड है, स्पीड का स्क्वायर, तो स्पीड के स्क्वायर की जो डायमेंशन है L2t-2, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी में से हम लोग एक क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं जिसकी डायमेंशन है, नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। होमोजेनिटी तो ये कहता है कि तभी माइनस कर पाओगे जब दोनों की डायमेंशन इक्वल हो। ओके, तो यानी कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मुझे डायमेंशन लेस करना पड़ेगा, इसको मुझे डायमेंशन लेस करना पड़ेगा। और किसी भी क्वांटिटी को डायमेंशन लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये बच्चों स्पीड है तो अगर हम लोग स्पीड में से स्पीड को डिवाइड कर दें तो स्पीड से स्पीड कैंसिल आउट हो गया और वो क्वांटिटी कैसी मिल गई आपको, डायमेंशन लेस मिल गई। यानी कि यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है c², उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे v² से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, ताकि ये स्पीड का स्क्वायर अपॉन स्पीड का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और क्वांटिटी मुझे कैसी मिल जाएगी, यहाँ पे डायमेंशन लेस मिल जाएगी। इसका मतलब मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m = m0√1 - v² अपॉन c का स्क्वायर। ओके, तो ये हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। ओके, आइए बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक, एप्लीकेशन डायमेंशन फार्मूला के एप्लीकेशन नंबर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों डायमेंशनल फार्मूला से हम लोग बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग फार्मूलाज भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग एप्लीकेशन नंबर 1, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारी क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करें या फिर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज से हम लोग क्या करें, फॉर्मूला डिराइव करें। ओके, तो इस डेरिवेशन को हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन की हेल्प से। तो हम लोग ये क्वेश्चन बोलते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। बच्चों मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, यानी कि टाइम पीरियड जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं बच्चों किससे, कैपिटल T से। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, तो जब भी वर्ड आता है क्वेश्चन में डिपेंड्स ऑन तो आपको साइन लगाना है प्रोपोर्शनल टू का। डिपेंड्स ऑन, पहला डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ हम लोग अज्यूम कर लेते हैं L, और पहला डिपेंड कर रहा है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सेकंड डिपेंड कर रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल g पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल g से। और थर्ड डिपेंड कर रहा है वो मास ऑफ द पेंडुलम, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है वो स्मॉल m से।
ओके, दोबारा देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टी, यानी कि टी डिपेंड्स ऑन, मीन्स आपको लगाना है प्रोपोर्शनल टू का साइन। पहला किस पे डिपेंड कर रहा है, वो लेंथ पे, आपने एल लिख दिया। सेकंड डिपेंड कर रहा है वो स्मॉल जी पे, आपने जी लिख दिया। और थर्ड डिपेंड कर रहा है वो मास ऑफ द पेंडुलम किस पे, एम पे। ओके, अब हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक एल की पावर आपने कितनी एज्यूम कर ली बच्चों, ए, जी की पावर आपने कितनी एज्यूम कर ली बच्चों, बी, और एम की पावर आपने कितनी एज्यूम कर ली बच्चों, सी। स्टेप नंबर 1। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे अब हमें डायमेंशनल फार्मूलाज लिखने हैं सारी क्वांटिटीज के, और डायमेंशनल फार्मूला लिख के हम लोग ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूलाज। तो राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला, चलो बच्चों यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड यानी कि टाइम, और टाइम का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो कितना होता है, T1 प्रोपोर्शनल टू एल ए। एल क्या यहाँ पे लेंथ, और लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है बच्चों वो होता है L1, और उसकी पावर कितनी एज्यूम कर ली आपने, A। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन होता है बच्चों स्पीड अपॉन टाइम, यानी कि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है L1t-2, और इसकी पावर को आपने कितना एज्यूम कर लिया, B। और मास यानी कि m1, और इसकी पावर को आपने कितना एज्यूम कर लिया बच्चों, C। गॉट इट। नाउ T1 प्रोपोर्शनल टू, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए L की पावर कितनी है, 1 इंटू ए यानी A, L की पावर हो गया आपको यहाँ पे A, यहाँ L की पावर कितनी है, 1 इंटू बी यानी कि B। और जब दो क्वांटिटीज को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उनका बेस अगर सेम होता है तो पावर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ पे L की नेट पावर कितनी होगी बच्चों, A प्लस B। अगर हम लोग m की बात करें बच्चों, यहाँ पे m की पावर कितनी है, c, तो m की पावर आपने एज इट इज रखा है यहाँ पे c। और t की पावर की बात करें हम लोग, t की पावर इक्वल टू कितना हो गया, -2b। ठीक है, अच्छा बच्चों अगर हम लोग LHS की बात करें, LHS में मास नहीं है तो m की पावर कितना अज्यूम कर लें, 0, और l की पावर भी हम लोग कितना अज्यूम कर लें, 0। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है पावर्स को। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पावर्स को कंपेयर करना है। चलिए बच्चों कंपेयर करते हैं हम लोग। यहाँ पे m की पावर कितनी है, 0, और यहाँ पे m की पावर कितनी है, c, यानी कि पहली इक्वेशन c इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, 0। c इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 0। नेक्स्ट हम लोग बात करें, यहाँ पे l की पावर कितनी है, 0, और यहाँ l की पावर कितनी है बच्चों, a प्लस b, यानी कि यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 0। और थर्ड हम लोग बात करें, यहाँ t की पावर कितनी है, 1, और यहाँ पे t की पावर कितनी है, -2, तो आप कह सकते हैं -2 इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 1। ओके, अब मुझे यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लोग b की वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग b की वैल्यू को पुट कर सकते हैं -1/2। b मैंने कितना पुट किया बच्चों, -1/2। अगर इस b की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करें तो a इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -b, और -b माइनस इंटू माइनस प्लस, ये कितना मिल गया, 1/2, यानी कि a की वैल्यू मुझे मिल गई 1/2, b की वैल्यू मुझे मिल गई -1/2, और c की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई यहाँ पे, 0। ये ABC की वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करने वाले हैं, ABC की वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं इस वाली इक्वेशन में। ओके, तो पुट कीजिए T प्रोपोर्शनल टू इस इक्वेशन में बच्चों, इक्वेशन हमने जो अज्यूम किया सबसे पहले इसमें T प्रोपोर्शनल टू L की पावर A, यानी L की पावर A की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/2, G की पावर B, G की पावर कितनी है बच्चों, -1/2, एंड m की पावर c इक्वल टू कितना है बच्चों, 0। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कभी भी उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। m की पावर बच्चों 0 आ गई, और किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1, यानी कि इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू तो कितनी हो गई, 1। इसका मतलब टाइम पीरियड कभी भी पेंडुलम के मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। ओके, चलो इसको सॉल्व करें हम लोग। तो यहाँ से T प्रोपोर्शनल टू L की पावर कितनी हो गई, 1/2, और यहाँ G की पावर -1/2। इस -1/2 को हम लोग नीचे लेके आए तो ये मुझे मिल गया L की पावर 1/2 अपॉन G की पावर 1/2, और आप कह सकते हैं T प्रोपोर्शनल टू L अपॉन G की होल पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं बच्चों, 1/2। L अपॉन G की होल पावर आपने कितना लिखा यहाँ पे, 1/2, और जब यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू पावर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं √L अपॉन G, और जब हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन आएगा, तो T इक्वल टू, और कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे, 2π, जो कि क्वेश्चन में अपने को गिवन होता है।
ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोग कितना लेंगे 2 पाई, अगर क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं तो हम लोग कितना अज्यूम कर लेंगे वहां पे k। तो कांस्टेंट हो गया 2 पाई और इसको मैंने एज इट इज लिख दिया √L/g। तो ये मुझे मिल गया फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम t इक्वल टू 2 पाई √L/g। ओके, चलिए बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका एप्लीकेशन का। सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं विस्कस फोर्स। बच्चों विस्कस फोर्स का नाम आपने सुना है लिक्विड के अंदर। जब भी कोई लिक्विड मूव करता है तो जो लिक्विड की सरफेसेस होती है वो क्या करती है, एक दूसरे के मोशन को अपोज करती है। तो लिक्विड के अंदर जो फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। जिस तरीके से हम लोग फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं बच्चों, सॉलिड्स के बीच में लगता है ना फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे लिक्विड के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विस्कस फोर्स यानी कि F, विस्कस फोर्स F बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स ऑन। तो F डिपेंड्स ऑन का मतलब हम लोग अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू। किस किस पे डिपेंड करता है, पहला डिपेंड करता है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। बच्चों किस पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसे हम लोग बोलते हैं ईटा। इट इज कॉल्ड ईटा। इसका जो सिंबल होता है इसे हम लोग बोलते हैं ईटा। और इसकी पावर आपने कितनी अज्यूम कर ली, A। डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। सेकंड रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किस पे डिपेंड करता है वो, R पे, यानी कि R की पावर आपने कितना अज्यूम कर लिया, B। और थर्ड डिपेंड करता है बच्चों स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि स्पीड हम लोग डिनोट करेंगे V से और इसकी पावर को कितना अज्यूम कर लिया आपने, C। विस्कस फोर्स, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर गिराते हो तो वो जो लिक्विड की सरफेस है, लिक्विड की जो लेयर्स है वो क्या करती है, इस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती है। तो वो जो अपोज करती है उसे हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स यहाँ पे 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे। बच्चों विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। कोई भी लिक्विड कितना गाढ़ा है उसे हम लोग बोलते हैं उसकी विस्कोसिटी। ठीक है, सेकंड डिपेंड करता है उसकी रेडियस पे और थर्ड डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड पे। तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूले से आपको इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूले को डिराइव करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। आइए बच्चों, यहाँ पे मेरे पास में फोर्स है, तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है बच्चों वो होता है m1L1T-2, m1L1T-2। ओके, इक्वल टू, अच्छा प्रोपोर्शनल टू ईटा का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है बच्चों वो होता है m1L-1T। अब ईटा का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए ईटा का जो फार्मूला होता है, ईटा इक्वल टू, वो फॉर्मूला होता है मेरे पास में ईटा इक्वल टू F/RV, F/RV। F का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है बच्चों वो होता है m1L1T-2 अपॉन रेडियस का हो गया L1 और स्पीड का हो गया L1T-1। तो L1 से L1 बच्चों मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया m1L-1T-1। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ईटा का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो कितना होता है, वो डायमेंशनल फार्मूला होता है m1L-1 और वे कितना हो गया T-1। इसकी पावर को आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, A। ओके, सेकंड जो होता है वो होता है रेडियस, यानी रेडियस हो गया यानी कि L1, इसकी पावर को आपने कितना अज्यूम कर लिया, B। और थर्ड डिपेंड करता है स्पीड पे। तो स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है L1T-1 और उसकी पावर को आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, C अज्यूम कर लिया। गॉट इट। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे A, B और C की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करें। m की पावर 1 इंटू A यानी कितना हुआ, m की पावर A। यहाँ पे m नहीं है, यहाँ भी m नहीं है, तो यानी कि आपने लिख दिया m की पावर A। L की बात करें, L की पावर यहाँ कितनी है बच्चों, -A। यहाँ L की पावर कितनी है, B। और यहाँ पे L की पावर कितनी है, C। तो आप कह सकते हैं L की पावर -A प्लस B प्लस C। थर्ड हम लोग बात करें यहाँ पे T की पावर कितनी है बच्चों, -A। और यहाँ T की पावर कितनी है, -C। तो आपने माइनस कॉमन लिया तो T की पावर कितनी मिल गई आपको, A प्लस C। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है और इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, A, B और C की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। आइए बच्चों, यहाँ पे m की पावर कितनी है, A। और यहाँ पे m की पावर कितनी है, 1। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे A इक्वल टू कितना हो गया, 1। सिमिलरली यहाँ L की पावर कितनी है, -A प्लस B प्लस C इक्वल टू, यहाँ पे L की पावर कितनी है बच्चों, 1 इक्वल टू आपने कितना पुट कर दिया, 1।
एंड टी की पावर यहाँ पे आपके पास है माइनस ए प्लस सी इक्वल टू, यहाँ टी की पावर किसके इक्वल है बच्चों, -2 के। तो ये आपने पुट कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ओके अच्छा बच्चों, अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू को यहाँ पुट करूँ तो c इक्वल टू कितना होगा, 2 माइनस ए, यानी c इक्वल टू मुझे मिल गया यहाँ पे 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, a इक्वल टू मुझे मिल गया 1, c इक्वल टू मुझे कितना मिल गया यहाँ पे 1। अगर a और c की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करें तो देखिए बच्चों -1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया, यानी b की वैल्यू मुझे किसके इक्वल मिलेगी, यहाँ पे 1 के इक्वल मिलेगी। ओके अगर ए बी सी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करें, इस इक्वेशन में हम लोग पुट करें तो यहाँ पे f प्रोपोर्शनल टू ईटा रेस टू पावर a, तो ईटा की पावर कितनी हो गई बच्चों 1, r रेस टू पावर b यानी r की पावर भी कितनी हो गई 1, एंड v यानी स्पीड की पावर भी बच्चों कितनी हो गई यहाँ पे 1। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ईटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम लोग कितना अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 6 पाई, तो f इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो यानी कि विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आपको लर्न करना है, f इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ओके तो ये हमने पढ़ा डायमेंशन फॉर्मूला की एप्लीकेशन नंबर 1 टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सेकंड हम लोग पढ़ते हैं बच्चों इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन डायमेंशनल फार्मूलाज की, जिसमें हमें क्या करना होता है, किसी भी इक्वेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं कि अपनी जो इक्वेशन है वो करेक्ट है या फिर बच्चों इनकरेक्ट है। ओके कोई भी इक्वेशन अपनी करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल फार्मूलाज। तो सेकंड अपना जो एप्लीकेशन है उसे हम लोग बोलते हैं करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कि कोई भी इक्वेशन अपनी सही है या गलत है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग वापस इस क्वेश्चन से। आपको न्यूटन्स की इक्वेशन पता है बच्चों, v इक्वल टू, पहली इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा बच्चों हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, LHS का। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें LHS की, तो LHS मेरे पास में क्या है बच्चों, यहाँ पे स्पीड है, और स्पीड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है L1t-1, L1t-1। ओके अब हम लोग यहाँ पे बात करें RHS की। अच्छा RHS में मेरे पास में क्या है बच्चों, यहाँ पे एक तो स्पीड है, और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L1t-1। ओके प्लस अच्छा स्मॉल ए होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का होता है L1t-2, L1t-2 इंटू t-1। इसको सॉल्व करें हम लोग, L1t-1 प्लस L1t-1। अच्छा बच्चों जब भी हम लोग बात करते हैं ओनली डायमेंशन की, बच्चों यहाँ पे हमें चेक करना है डायमेंशन, और डायमेंशन का मतलब होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर को। तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे L की पावर कितनी है 1, यहाँ भी L की पावर कितनी है 1, और यहाँ भी L की पावर कितनी है 1। यहाँ LHS में T की पावर कितनी है -1, RHS में T की पावर यहाँ कितनी है -1, और यहाँ भी कितनी है -1। इसका मतलब अगर पावर इक्वल आ गई, इसका मतलब मेरा जो फॉर्मूला है बच्चों वो कैसा है, मेरा फॉर्मूला यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ओके तो इस एप्लीकेशन में आपको क्या करना है कि कोई भी अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो पहले आप LHS की डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए, फिर आप RHS की डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए। अगर दोनों की LHS और RHS की डायमेंशन अगर इक्वल आती है तो हम लोग कह सकते हैं कि अपना जो फॉर्मूला है वो कैसा है बच्चों, एकदम करेक्ट है। और अगर अपनी डायमेंशन इक्वल नहीं आती है तो हम लोग कहेंगे कि फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, इनकरेक्ट फॉर्मूला है। ओके चेक करते हैं हम लोग इसको, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक न्यूटन की सेकंड इक्वेशन आपको पता है, S इक्वल टू फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S होता है डिस्टेंस, U इनिशियल स्पीड, T टाइम, A एक्सेलरेशन, एंड T क्या हो गया यहाँ पे, टाइम हो गया। पहले हम लोग लिखते हैं बच्चों LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला। LHS यहाँ पे मेरे पास में क्या है, LHS मेरे पास में यहाँ पे डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1। आइए बच्चों हम लोग बात करें RHS के डायमेंशनल फार्मूला की। U स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है बच्चों वो होता है L1t-1 इंटू टाइम, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो गया t1, प्लस 1/2 कांस्टेंट है। यहाँ पे हमें क्या करना है, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स में हमें केवल यहाँ पे डायमेंशन को देखना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो गया L1t-2 एंड टी स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गया t2। बच्चों t-2 से +2 कैंसिल आउट हो गया, -1 से ये +1 गया। अब हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे पावर्स को। LHS में L की पावर कितनी है 1,
RHS में L की पावर कितनी है 1 और यहाँ भी L की पावर कितनी है 1। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस क्या हो गई, यहाँ पे दोनों इक्वेशन के डायमेंशंस इक्वल है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, तो यानी कि ये जो इक्वेशन है ये एकदम सही इक्वेशन है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसी टाइप से अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी अगर आपको इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। ओके, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई अपनी इक्वेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ओके।